स्टूडेंट्स, आप सबका मेरे इस YouTube चैनल टाइम में स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स विषय में चैप्टर नंबर 2 में एरर के विषय में अध्ययन करेंगे। एरर के विषय में अध्ययन करने से पहले हम लोग एक्यूरेसी और प्रिसीजन के विषय में भी जानना चाहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्लास 11th फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अंतर्गत एक्यूरेसी यथार्थता पहले हम लोग जानना प्रारंभ करते हैं। एक्यूरेसी क्या होती है? यथार्थता। यथार्थता एक्यूरेसी व्हाट इज एक्यूरेसी? एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी, हालांकि इसको जानने से पहले हम लोग पिछले वीडियो में जो पैरेलैक्स मेथड पढ़े थे उसमें हम लोगों ने एक त्रुटि की है। उस त्रुटि को मैं इस चैप्टर में सुधार लेना चाहता हूँ। इस वीडियो में ये एक अर्थ पर हम लोगों ने 2 पॉइंट्स लिए थे ए बी, और इस अर्थ से किसी प्लैनेट की या किसी एस्ट्रोनॉमिकल पिंड की हम लोगों ने दूरी मेजर करने के लिए ऐसे फिगर को बनाया था। और ये ए और बी 2 वेधशाला थी जहाँ से इन दूरियों को हम लोग देखते थे, और ये बी, और इसको हम लोगों ने डी माना था। इसमें यहाँ पर ए से जब हम इसको देखते हैं इस तरह के फिगर में हमने इस एंगल को इस एंगल के बराबर किया था, जो कि मैथमेटिकली तो सही है, लेकिन इसको जब हम प्रैक्टिकली इस फिगर को देखते हैं तो ये एरर के अंतर्गत आता है। इसलिए हम लोग इसको जो एक्यूरेट पुस्तकों में बनाया है उसी के अनुसार चलते हैं। ए और बी 2 वेधशाला है, और इससे किसी प्लैनेट या किसी आकाशीय पिंड को देखा जाता है। ये इस तरह से, तो जहाँ से इसको यदि देख रहे हैं तो ऊर्ध्वाधर से वर्टिकल से यदि यह φ1 एंगल बनाता है तो इधर का एंगल, यह इससे परपेंडिकुलर ड्रान किए हैं तो 2 पैरेलल लाइन के बीच में एक स्लैंटिंग लाइन है, तो यह एंगल φ1 होगा। इसी तरह से इस वेधशाला से देखते हैं, और यह एंगल यदि φ2 है इस प्लैनेट के लिए, तो इधर वाला एंगल φ2 होगा। यानी अंदर जो एंगल बन रहा है वो थीटा, यदि ले थीटा φ1 + φ2 बन रहा है। और इस दूरी को यदि b लिया गया हो, दोनों वेधशालाओं के बीच जो डिस्टेंस है वो b है, तो इसको केंद्र मान करके यदि इसका आर्क खींचा जाए, और चूंकि b/d इज वेरी लेस देन 1, तब उस कंडीशन में जो थीटा होगा b/d होगा, या जो d होगा, d माने डिस्टेंस, ये लगभग इसको भी मान सकते हैं, इसे चाहे इसे तीनों बराबर होगा, ये d। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? b/थीटा, और थीटा यहाँ पे रेडियन में है। तो इस चित्र की बजाय इस चित्र को फॉलो करना ज़्यादा एक्यूरेट है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में इसको फॉलो किया था, जो कि मोर एरर इसमें दिखाता है, या लगभग गलत के आसपास इसको मान सकते हैं। यह फिगर सही है, तो उसकी जगह पे आप लोग इसे समझने का प्रयास करेंगे। अब आते हैं एक्यूरेसी पर। किसी मापक यंत्र की यथार्थता क्या होती है? कोई भी मापक यंत्र होता है, उसके द्वारा ली जाने वाली किसी माप में अनिश्चितता होती है, अनसर्टेनिटी होती है। इसी अनसर्टेनिटी को हम लोग एरर कहते हैं। अनसर्टेनिटी को ही एरर कहा जाता है। और यदि अनिश्चितता है
तो हम यह पाएंगे कि कोई भी माप एक्चुअल मान के जितना अधिक करीब है वह मान उतना ही अधिक यथार्थ कही जाती है। अनसर्टेनिटी क्या है? अनसर्टेनिटी यह कि कोई भी माप है उसको माप रहे हैं किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, तो उसके माप में जो भी अनसर्टेनिटी आती है, चाहे वो व्यक्तिगत कारणों से हो या यंत्रिगत कारणों से हो, तो उस अनसर्टेनिटी को ही एरर कहते हैं। इसको अभी बाद में हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग यथार्थता पढ़ रहे हैं। यथार्थता क्या है? कोई भी माप किसी यंत्र द्वारा ली गई है तो वह माप एक्चुअल माप के कितना करीब है यह बताता है यथार्थता, एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी को हम लोग परिभाषित कर सकते हैं कि द एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरमेंट इज मेजर ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरमेंट, द एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरमेंट, किसी मेजरमेंट की एक्यूरेसी इज ए मेजर ऑफ, इज ए मेजर, मतलब एक मेजर है किसका? हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू ऑफ, हाउ क्लोज्ड measured, how close the measured value, measured value कितना करीब है of the true value of the quality, to the true value of the quantity। मतलब ये है कि जब एक्यूरेसी हम देखते हैं तो हम यह देखते हैं कि जो भी हम मेजर किए हैं किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, जो वैल्यू मेजर्ड किए हैं वो वैल्यू एक्चुअल वैल्यू, क्वांटिटी के जो एक्चुअल वैल्यू है उसके कितना करीब है, इसको हम लोग एक्यूरेसी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम किसी छड़ की लंबाई लेंथ ऑफ ए रॉड मान लेते हैं, लेंथ ऑफ ए रॉड यदि हम लोग कहें कि किसी छड़ की लंबाई है 10.5 सेंटीमीटर और 10.5 सेंटीमीटर है और इसे किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मापा गया है और वह माप जो है मेजरिंग लेंथ ऑफ ए रॉड 10.55 सेंटीमीटर मान लेते हैं, 10.55 सेंटीमीटर, और मेजरिंग कोई भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर किया गया है तो मेजरिंग लेंथ इसकी है मान लेते हैं वो है 10 सेंटीमीटर और एक है 10.5 सेंटीमीटर और एक है 10.5 सेंटीमीटर। दो मापें हैं, एक माप है मान लीजिए मेजरिंग लेंथ L1 है 10 सेंटीमीटर और L2 है 10.5 सेंटीमीटर। तो इन दोनों मापों में कौन सी माप एक्चुअल माप के ज़्यादा करीब है या ज़्यादा उसके पास है, तो वो हम इसको पाते हैं 10.5 सेंटीमीटर को। इसलिए इन दोनों मापों में यदि यथार्थ एक्यूरेसी किस माप में ज़्यादा है कहेंगे तो वो दूसरी माप है 10.5 सेंटीमीटर की। इस तरह से हम लोग एक्यूरेसी को समझ सकते हैं। मतलब एक्यूरेसी क्या है? किसी माप में कोई भी माप यथार्थ तब ज़्यादा होगी जब वो एक्यूरेट मान के या ट्रू वैल्यू के जो जितना करीब होगी वो उतनी ही अधिक यथार्थ होगी। अब आता है एक टर्म प्रिसीजन। परिशुद्धता क्या है? परिशुद्धता, परिशुद्धता को प्रिसीजन, CIS, प्रिसीजन, ये क्या है? ये कहता है कि यह बताता है, प्रिसीजन टेल अस टू व्हाट रिजोल्यूशन, टू व्हाट
resolution or limit the quantity is measured. मतलब ये है कि प्रिसीजन हमको या परिशुद्धता यह बताती है कि कोई भी माप किस विभेदन तक या किस सीमा तक मापी गई है। कोई भी माप किस विभेदन तक या किस सीमा तक मापी गई है, इसको कौन बताता है? प्रिसीजन सब बताता है या परिशुद्धता बताती है। इसको ऐसे एक एग्जाम्पल की सहायता से हम लोग समझ सकते हैं कि किसी छड़ की लेंथ ऑफ रॉड, किसी छड़ की लंबाई जो है वो है, मान लेते हैं 10.256 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर्स से इसको मापा गया है। वर्नियर कैलिपर्स से इसकी माप 10.23 सेंटीमीटर मापी गई है। वहीं स्क्रू गेज यदि प्रयोग किया गया है तो उसकी सहायता से इसकी माप जो है 10.254 सेंटीमीटर मापी गई है। एक्चुअल या ट्रू वैल्यू जो है वो 10.256 सेंटीमीटर है। वर्नियर कैलिपर्स से जो मापा गया वो 10.23 सेंटीमीटर है और स्क्रू गेज से जो मापी गई है वो 10.254 सेंटीमीटर है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि स्क्रू गेज से जो मापी गई है वो एक्चुअल मान या जो ट्रू वैल्यू है उसके ज़्यादा करीब है, तो ये यथार्थ है। यहाँ पर तो यथार्थ भी है और रिजोल्यूशन पावर या रिजॉल्व जो कर रहा है किस विभेदन सीमा तक, दशमलव के 3 स्थान तक ये दशमलव के 2 स्थान तक। तो परिशुद्धता की हम लोग बात कर रहे हैं, तो परिशुद्धता इसमें दूसरी माप में ज़्यादा परिशुद्ध है क्योंकि इसमें दशमलव के बाद जो मान लिए गए हैं वो अधिक स्थान तक हैं। तो जिसमें अभी सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें ज़्यादा सार्थक अंक होते हैं दशमलव के बाद, जिसमें ज़्यादा सार्थक अंक होंगे वह माप उतनी ही अधिक परिशुद्ध होगी। एक निष्कर्ष ये निकला, क्या लिख सकते हैं? निष्कर्षतः यह हम कह सकते हैं कि जिस माप में दशमलव स्थान के बाद अधिक सार्थक अंक हों, अधिक सार्थक अंक हो, वह माप अधिक परिशुद्ध होगी या अधिक प्रिसीजन होगी। और एक इस निष्कर्ष ये भी निकाल सकते हैं कि जिस यंत्र का अल्पतमांक, जिस यंत्र का अल्पतमांक, ऐसे लिख सकते हैं, यहीं पे लिख दें, जिस यंत्र का अल्पतमांक यानी लीस्ट काउंट कम होता है, उसके द्वारा ली गई माप अधिक परिशुद्ध होती है। मतलब the instrument which have less least count gives more precision, precious value, एंड जिसका सार्थक अंक जिसमें अधिक हो वो भी अधिक परिशुद्ध होती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जिस माप में अधिक यथार्थता है या जो माप अधिक यथार्थ है वो उतनी ही अधिक परिशुद्ध है? नहीं, यह निश्चित रूप से हम नहीं कह सकते हैं। आवश्यक रूप से ये सही नहीं है कि जो माप जितनी अधिक यथार्थ है वह उतनी ही अधिक परिशुद्ध भी होगी। क्लियर? इसको समझना है कि यथार्थता का मतलब है कि जो माप एक्चुअल मान के जितना करीब हो वो उतना ही अधिक यथार्थ होगा। इसमें और परिशुद्ध में जिस माप में अधिक सार्थक अंक होंगे दशमलव के बाद, वह माप उतनी ही अधिक परिशुद्ध होगी। या वह माप जिसमें जो मापी गई हो ऐसे यंत्र से जिसमें लीस्ट काउंट जिसका कम हो, उसके द्वारा ली गई माप अधिक परिशुद्ध होती है।
एक एग्जाम्पल की सहायता से इस चीज़ को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं एक बार और। किसी छड़ की लंबाई एग्जाम्पल है, हम यह जानना चाहते हैं कि कोई माप अधिक यथार्थ है तो क्या वो अधिक परिशुद्ध भी है, इस चीज़ को हम लोग जानना चाहते हैं। आवश्यक रूप से ऐसा हो भी सकता है, लेकिन नेसेसरली ये सही नहीं है कि जो माप अधिक यथार्थ है वह उतनी ही अधिक परिशुद्ध भी होगी। परिशुद्धता अलग मैटर है, यथार्थता अलग मैटर है। किसी छड़ की वास्तविक लंबाई जो है, वास्तविक लंबाई इसकी दी गई है, मान लीजिए 10.51 मीटर, और इसको मीटर स्केल से मापा गया। मीटर स्केल से मापने पर इसका मान आया 10.5 मीटर, और वर्नियर स्केल से जब मापा गया, वर्नियर स्केल से जब मापा गया तब इसका मान 10.34 मीटर आया। यह वास्तविक लंबाई है 10.51 मीटर। मीटर स्केल से मापे तो 10.5 मीटर आया। वर्नियर स्केल से मापे, किसी ने मापा मान लीजिए, तो 10.34 मीटर आ रहा है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सा माप ज़्यादा यथार्थ है और कौन सा माप ज़्यादा परिशुद्ध है। यथार्थता की बात अगर हम लोग करें तो 10.51 की तुलना में अधिक करीब है, 10.51 के अधिक करीब है किसकी तुलना में, 10.34 मीटर की तुलना में। अतः यह माप यथार्थ है, अधिक यथार्थ है। किसकी तुलना में, 10.34 की तुलना में अधिक, मीटर की तुलना में अधिक यथार्थ है। लेकिन यदि परिशुद्धता की बात की जाए, कौन अधिक परिशुद्ध है, तो 10.34 मीटर जो माप है वो अधिक परिशुद्ध है, क्योंकि इसमें दशमलव के बाद 2 स्थान तक देखा गया है, विभेदन कर रहा है माप में, और ये केवल एक स्थान तक विभेदित कर पा रहा है। इसलिए यह अधिक यथार्थ होते हुए भी कम परिशुद्ध है, जबकि यह कम यथार्थ होते हुए अधिक परिशुद्ध है। इस तरह हम कह सकते हैं कि कोई भी माप आवश्यक रूप से यह नहीं है कि अधिक यथार्थ होने पर अधिक परिशुद्ध भी होगी। अब हम लोग त्रुटियों के विषय में एनालिसिस करेंगे। त्रुटियां कितने प्रकार की हैं और त्रुटि क्या है। त्रुटि पहले भी हम लोग बोल चुके हैं कि त्रुटि जो है अनसर्टेनिटी ही एरर है। कोई भी मेजरमेंट हम करते हैं तो उसमें अनसर्टेनिटी आती है, वह अनसर्टेनिटी या अनिश्चितता ही एरर होती है, त्रुटि होती है। त्रुटियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स। एरर्स का क्लासिफिकेशन हमको करना है। तो एरर को हम लोग 2 तरीके से बांट सकते हैं। एक है सिस्टमैटिक एरर या क्रमबद्ध त्रुटियां, क्रमबद्ध त्रुटियां, सिस्टमैटिक एरर। और दूसरी तरह की एरर हो सकती है रैंडम एरर या यादृच्छिक एरर, यादृच्छिक त्रुटि या रैंडम एरर। इसको हम लोग, अब क्रमबद्ध त्रुटियां क्या है। क्रमबद्ध त्रुटियां पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती हैं क्रमबद्ध त्रुटियां, और एक दिशा में होती हैं, या तो पॉजिटिव या निगेटिव होती हैं। इनका निराकरण संभव है। निराकरण माने इनको हटा पाना संभव है, इनका निराकरण
संभव है। ये कितने प्रकार की होती हैं? इसको अगर हम लोग बांटें तो हम लोग पहले पाते हैं यंत्रगत त्रुटि। यंत्रगत त्रुटि, इंस्ट्रूमेंटल एरर। यह क्या त्रुटि है? मान लीजिए कोई यंत्र बनाया गया, उसके बनाने में जो उसका अंशांकन किया गया या जो उसमें लाइनें खींची गई वो उसमें त्रुटि हो, बनाने में ही, यंत्र को बनाने में ही त्रुटि हो जाए, तो इस तरह की त्रुटि को यंत्रगत त्रुटि कहते हैं। और इसमें शून्यांक त्रुटि होती है। शून्यांक त्रुटि जैसे वर्नियर कैलिपर्स है, यदि वर्नियर कैलिपर्स के बनाने में ही त्रुटि है तो जब उनके दोनों जबड़ों को मिलाएंगे तो दोनों शून्य आपस में सामने नहीं आएंगे, मतलब कि मुख्य स्केल का और वर्नियर स्केल का शून्य आपस में सामने न आए। तो इस तरह से इस तरह की त्रुटि यंत्रगत त्रुटि है और जिसको रिमूव किया जा सकता है, निराकरण जिसका संभव होता है। इसी प्रकार इसमें दूसरी त्रुटि आती है कार्य विधि में अपूर्णता। जो भी कोई व्यक्ति इस प्रैक्टिकल को या इस प्रयोग को कर रहा होगा, उसके करने में यदि अपूर्णता है तो भी त्रुटि आती है, तो इसको कहेंगे हम कार्य विधि में अपूर्णता। इस तरह की त्रुटि जो क्रमबद्ध त्रुटियां हैं वो इसमें आएंगी, मतलब कि इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट मतलब एक्सपेरिमेंट को करने में इम्परफेक्शन हो, परफेक्टली वो न किया जा रहा हो। तो इसमें जैसे मान लीजिए कोई लाइन है ये ए बी, और इस लाइन ए बी की लंबाई को किसी छात्र ने स्केल से रख करके इसको नापना चाहा, लेकिन स्केल उसने यूं रख दिया, इस तरह से रख दिया, और यहाँ पर वो तिरछा स्केल रख के माप रहा है। तो इस तरह से इसके द्वारा की गई त्रुटि जो है कार्य विधि में अपूर्णता के अंतर्गत आएगी, और इसको हम लोग दूर कर सकते हैं। और व्यक्तिगत त्रुटियाँ, पर्सनल एरर भी इसी में है, क्रमबद्ध त्रुटियों के अंतर्गत ही है। व्यक्तिगत त्रुटियाँ, पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या है? पर्सनल एरर में भी किसी व्यक्ति के द्वारा प्रयोग करने में त्रुटि जो आएगी, प्रेक्षण लेते समय जो त्रुटि आएगी, सावधानी न रखना, ये इसके अंतर्गत आएगा। प्रेक्षण में सावधानी न रखना इसके अंतर्गत आएगा। जैसे मान लीजिए इसी एग्जाम्पल में ही अगर हम ऐसे ए बी कोई लाइन की लंबाई है, बस केयरलेस होकर के यदि हम इसकी रीडिंग लेते हैं, किसी स्केल के द्वारा यदि हम रीडिंग ले रहे हैं और सावधानी न रख करके, केयरलेस होकर के यदि हम रीडिंग लेते हैं, तो जो त्रुटि आती है वो पर्सनल एरर के अंतर्गत आती है। यादरक्षक त्रुटि की अब बात करेंगे। यादरक्षक त्रुटियाँ क्या होती हैं? ये अनियंत्रित रूप से, इस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, अनियंत्रित रूप से होने वाली त्रुटि है। इसमें हम लोग, कोई भी व्यक्ति किसी प्रयोग को बार बार यदि सावधानी पूर्वक भी करे तो जितनी बार वो करेगा उसका रिजल्ट उतनी बार अलग अलग आएगा। तो इस तरह की त्रुटि जो है यादरक्षक या रैंडम त्रुटि कहलाती है। किसी प्रेक्षक द्वारा ली गई व्यक्तिगत त्रुटियों ही यादृच्छिक त्रुटि के अंतर्गत आएगा। किसी प्रेक्षक द्वारा ली गई व्यक्तिगत त्रुटि, वो भी व्यक्तिगत त्रुटि ये भी है, लेकिन इसमें केयरलेस होना है। इसमें केयरलेस आदमी रहता है, लेकिन इसमें जो है केयरलेस नहीं है, सावधानी पूर्वक ले रहा है रीडिंग को, वो सावधानी पूर्वक ले रहा है, फिर भी त्रुटि आ रही है। किसी प्रेक्षक द्वारा ली गई व्यक्तिगत त्रुटि
यों के कारण, व्यक्तिगत त्रुटियों के कारण। हालांकि जो प्रेक्षण है वो सावधानीपूर्वक प्रेक्षण को ले रहा है, तो इस तरह की त्रुटि जो होगी वो यादृच्छिक या रैंडम त्रुटि कहलाती है। अब एक आता है लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर ये भी रैंडम त्रुटि के अंतर्गत आएगा। लीस्ट काउंट एरर ये अलग से भी इसको हम मान सकते हैं। लीस्ट काउंट एरर जो मान लीजिए कोई यंत्र यूज किया है, तो जिस यंत्र का ज़्यादा लिस्ट काउंट कम होगा उससे ज़्यादा कम एरर हमको मिलेगा। तो ये लिस्ट काउंट एरर हुआ। अब हम लोग निरपेक्ष त्रुटि यानी कि एब्सोल्यूट एरर और फ्रैक्शनल एरर के विषय में अध्ययन करते हैं। एब्सोल्यूट एरर और फ्रैक्शनल एरर या परसेंटेज एरर। निरपेक्ष त्रुटि एब्सोल्यूट एरर। क्या होता है एब्सोल्यूट एरर? किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के अंतर को परम त्रुटि कहते हैं। इसको लिख सकते हैं किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान मतलब ट्रू वैल्यू तथा प्रेक्षित मान मतलब जो प्रयोग करके जो निकाला गया है वो प्रेक्षित मान यानी कि मेजर्ड वैल्यू, इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के अंतर को क्या कहते हैं? परम त्रुटि कहते हैं। निरपेक्ष त्रुटि या परम त्रुटि भी कहेंगे इसको। परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। इसे डेल्टा ए से प्रदर्शित करते हैं। यह पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है। यह पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। मतलब क्या, इसका जो वैल्यू है वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, लेकिन यदि हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर, वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव इसका वैल्यू हो सकता है, बट इट्स मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? पॉजिटिव होता है। मैग्नीट्यूड को पैरेलल लाइन के बीच में रखते हैं। ये डेल्टा ए से प्रदर्शित किए हैं। ये क्या है? एब्सोल्यूट एरर है। ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड जब देखेंगे, जब पैरेलल लाइन के बीच में रख के इसको देखेंगे, तो वह जो है पॉजिटिव होता है। मस्ट बी पॉजिटिव। इसको अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। कोई मान लीजिए A1, A2, A3, AN प्रेक्षित मान है, मतलब इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू है। किसी व्यक्ति ने या किसी छात्र ने कोई प्रयोग किया जिसमें उसने पाया मेजर्ड वैल्यू A1, A2, A3 AN पाया। तो अब इसमें हम लोग
ट्रू वैल्यू कैसे प्राप्त कर पाएंगे? ट्रू वैल्यू क्या होगा? इस मेजरमेंट का ट्रू वैल्यू क्या होता है? इसका मीन होता है। इन सभी मानों का मीन यदि ले लेते हैं तो इसको हम लोग कहेंगे इसका ट्रू वैल्यू। ए का ट्रू वैल्यू, ए का मीन लेते हैं, वो A1 + A2 + A3 AN/N होगा। ये प्रेक्षित मान हो गया। ये सब प्रेक्षित मान है, इनका मीन ले लिया, वही मीन ही ट्रू वैल्यू होता है। यही ट्रू वैल्यू है। मीन ले लेना ही ट्रू वैल्यू कहलाता है। अब एब्सोल्यूट एरर की बात की जाए, पहले मान में, यानी इसको, या जब हम लोगों ने इसको, किसी छात्र ने जब A1 मापा तो उसका एरर कितना था, एब्सोल्यूट एरर कितना था? पहले मान में, पहले प्रेक्षित मान में परम त्रुटि या एब्सोल्यूट एरर बराबर, इसको डेल्टा A1 से प्रदर्शित कर रहे हैं, और ये कितना होगा? A मीन AM - A1। पहले प्रेक्षित मान में परम त्रुटि इतनी हो गई। इसी तरह से दूसरे प्रेक्षित मान में परम त्रुटि हम लोग अगर डेल्टा A2 से प्रदर्शित करें तो ये होगा AM - A2। इसी तरह से n बार मान लीजिए उसने प्रयोग किया है, तो nवें प्रेक्षित मान में परम त्रुटि हो जाएगी डेल्टा AN बराबर AM - AN। m यहाँ मीन से मतलब है, m लिखा गया है मीन के लिए। तो अब हम लोग यह पाते हैं पहले प्रेक्षित मान में परम त्रुटि। इस तरह से यदि इन सब का A1 A2 AN का प्रेक्षित मान में, यदि हम लोग पहले प्रेक्षित मान में परम त्रुटि देख रहे हैं तो इतना आया, दूसरे में इतना, तीसरे में इस तरह से। अब मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? मीन एब्सोल्यूट एरर मीन एब्सोल्यूट एरर, जितने भी एरर आए हैं इनका मीन ले लिया जाए तो वो मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A बार ये होता है डेल्टा A1 + डेल्टा A2 + डेल्टा A3 डेल्टा AN/N। नहीं, क्या होगा ये? लेकिन ये मॉड में रखते हैं, मॉड ऑफ डेल्टा A1 + मॉड ऑफ डेल्टा A2 + मॉड ऑफ डेल्टा A3 + मॉड ऑफ डेल्टा AN/N। इसको कहेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। ये यथार्थ मान हुआ, और पहले प्रेक्षित मान में परम त्रुटि, ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो पैरेलल लाइंस के बीच में रखेंगे, वो पॉजिटिव आएगा। मतलब डेल्टा A1 को यदि पैरेलल लाइन के बीच में रखें तो यह मान जो है हमेशा पॉजिटिव आता है, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव आता है। यदि किसी वैल्यू का रेंज देखा जाए तो रेंज जो होगा वो, मतलब कि यथार्थ A मीन + डेल्टा A मीन, मतलब कि A का मीन ले लेते हैं और प्लस डेल्टा A का मीन, या यहाँ पर A का मीन ले लेंगे माइनस डेल्टा A का मीन। तो इसका रेंज इतना होगा। किसी भी मेजरमेंट का रेंज यदि देखा जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर A मीन निकल चुका है, A मीन, ठीक है, ये A मीन हो गया। अब इसमें प्लस डेल्टा A मीन, डेल्टा A यहाँ से निकाल करके ये डेल्टा A मीन यदि निकालते हैं तो जोड़ देते हैं तो अधिकतम मान हो गया, और फिर उसको घटाते हैं तब वो अधिकतम मान हो गया। ये इसकी रेंज है, किसी भी वैल्यू की ये रेंज होती है। अब आपेक्षिक या सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि, इसको हम लोग
जानेंगे। आपेक्षिक या इसको कहते हैं सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि, मतलब कि रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। तो ये क्या होता है, ये मीन एब्सोल्यूट एरर बटे मीन वैल्यू होता है। फ्रैक्शनल एरर क्या होगा, फ्रैक्शनल एरर मीन एब्सोल्यूट एरर बटे मीन वैल्यू। और यहीं पर यदि परसेंटेज एरर देखा जाए तो वो इसमें 100 से गुणा हो जाएगा। मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, इसको ऐसे लिखें, अगर मीन एब्सोल्यूट वैल्यू को हम लोग डेल्टा ए बार और बटे ए मीन हम लोगों ने लिखा था। डेल्टा ए बार को ऐसे पैरेलल लाइन के बीच में रखते हैं और ये है मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर बटे मीन वैल्यू गुणे 100%, या फार्मूला इसका लिखें अगर तो डेल्टा ए बार मॉड ऑफ डेल्टा ए बार बाई ए मीन गुणे 100%। तो इस तरह से हम लोग इस सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि को भी ज्ञात कर सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद ये और अधिक स्पष्ट होगा। जितने भी क्वेश्चन लिया जाए, क्वेश्चन बुक्स में है, इस क्वेश्चन में ये है कि एक टाइम पीरियड मेजर किया जाता है सिंपल पेंडुलम का इन सक्सेसिव मेजरमेंट ऑफ रीडिंग टर्न आउट टू बी। जैसे टाइम पीरियड यदि देखा जाए तो T1 दिया है 2.63 सेकेंड, T2 दिया है 2.56 सेकेंड, T3 दिया है 2.42 सेकेंड, T4 2.71 सेकेंड और T5 है 2.80 सेकेंड। इस तरह से ये मेजर किया गया है, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर किया गया है। तो कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। एब्सोल्यूट एरर हम लोगों को कैलकुलेट करना है। एब्सोल्यूट एरर का मतलब है कि पहले तो हम लोग ट्रू वैल्यू निकालेंगे, इन सब का मीन ले लेंगे तो वो ट्रू वैल्यू निकलेगा। ए मीन निकालेंगे तो वही ट्रू वैल्यू निकलेगा। वो कितना होगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, T मीन लिख देते हैं, T मीन T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T5 बाई 5, या यहाँ से इन सबको जोड़ करके बटे 5 किया जाए। 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 बटे 5। चूँकि ये दशमलव के बाद 2 स्थान तक इसका सार्थक अंक है, इसलिए उत्तर भी हम लोग केवल 2 स्थान तक में सार्थक अंक में करेंगे। हालांकि अभी हम लोग को सार्थक अंक पढ़ना है, सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन फिर भी इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। ये 2.624 सेकंड आएगा। 3 अंकों में है, लेकिन उत्तर को हमको 2 अंकों में लिखना है, इसलिए इसका एस्टिमेशन करेंगे और ये जो 2 है वो 2 ही बना रहेगा, 4 को छोड़ दिया जाएगा। तो 2.62 सेकेंड इसका
मीन वैल्यू हमको टाइम का मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू मिल गया। ट्रू वैल्यू मिलने के बाद हम लोग एरर दिखेंगे, मतलब कि इसका अंतर करेंगे, हर एक रीडिंग का अंतर इस ट्रू वैल्यू से करेंगे। तो हम लोग डेल्टा A1 क्या पाएंगे, डेल्टा A1 यहाँ के बाद से डेल्टा A1 बराबर T1 लिख देते हैं। डेल्टा कैपिटल क्या स्मॉल ही, डेल्टा T1, यह T1 था। डेल्टा T1 कितना होगा, T मीन माइनस T1, T मीन माइनस T1 होगा। T मीन कितना आया है, 2.62 सेकेंड माइनस T1 2.63 सेकेंड। हालांकि कभी किताब में T इसको भी कहा है कि प्रेक्षित मान माइनस एक्चुअल मान या ट्रू मान, और कभी लिख रहा है ट्रू मान माइनस प्रेक्षित मान। तो हम कोई भी कर सकते हैं, इसका हमको ये देखना है कि जब हम इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो कोई भी पहले करें वो पॉजिटिव ही आएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको अगर ऐसे देखते हैं तो ये नेगेटिव आता है। जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव ऐसे आ सकता है, लेकिन जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर का तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो ये T1 के लिए पहले मान के लिए इसका एब्सोल्यूट एरर आया डेल्टा T1 बराबर माइनस 0.01 सेकेंड। इसी तरह डेल्टा T2 आएगा 2.62 माइनस 2.56, यानी कि यहाँ आ जाएगा 2.56 प्लस 0.6 सेकेंड। इसी तरह डेल्टा T3, डेल्टा T4 और डेल्टा T5 भी हम लोग निकाल लेंगे। तो ये आ जाते हैं प्लस 0.20 T3 आएगा, और प्लस माइनस करके माइनस 0.09 और ये माइनस 0.18 सेकेंड। इस तरह से T1, T2, T3, T4, T5, डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3 और T4, T5, डेल्टा T5 तक हम लोगों ने इसका मान ज्ञात कर लिया। तो एब्सोल्यूट एरर हमको निकालना है, यानी इनका मीन अब लेंगे, और मीन लेते समय एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, डेल्टा T एब्सोल्यूट एरर को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा T बार। मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा T बार, ये डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डॉट मॉड ऑफ डेल्टा T5, मॉड ऑफ डेल्टा T1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा T2 प्लस डॉट मॉड ऑफ डेल्टा T5 बाई 5 करेंगे। और उत्तर को हम लोग जो आंसर प्राप्त कर रहे हैं, आंसर जो हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0.54 बाई 5, 0.54 बाई 5 सेकेंड, यानी कि यह जो है 0.108 सेकेंड, 0.108 सेकेंड इसका आएगा। लेकिन फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दशमलव के 2 स्थान तक ही इसको लिखना है, तो इसका एस्टिमेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 0.11 सेकेंड। जो मीन एब्सोल्यूट एरर है वो कितना है, 0.11 सेकेंड। लेकिन फिर इसमें हम लोग अगर मीन एब्सोल्यूट एरर कहते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर
डेल्टा टी बार वो आ रहा है 0.11 सेकेंड। अब इसमें यहाँ पर अगर देखा जाए तो 10th का जो प्लेस है यह अपने आप में ये एरर रखता है, पहले से ही इसमें त्रुटि है, इसलिए इसको 1th प्लेस तक ही रखेंगे। तो एब्सोल्यूट एरर को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा टी बार बराबर 0.1 सेकेंड, क्योंकि इसका एस्टिमेशन करके इसको लाया गया है, इसलिए जो इस प्लेस पर जो 0 के जगह 1 रखे हैं उसका एस्टिमेशन किया गया है, तो अपने आप में एरर के रूप में है। इसलिए केवल एक स्थान तक दशमलव के बाद केवल जो है एक स्थान पर तक ही दशमलव के बाद हम इसका आंसर लिखेंगे, यानी कि 0.1 सेकेंड ये मीन एब्सोल्यूट